चलिए क्लास है ना, रिकॉर्डिंग भी है, करते हैं स्टार्ट ना। मिसलेनियस एक बार जरा देखते हैं ना, पहला क्वेश्चन शायद हमने कौन सा लिखा था, क्वेश्चन की लिस्ट एक बार देख लेना है, ग्रुप पे होगी। क्वेश्चन नंबर 1 तो है, 1 भी है, 2 भी है, हाँ 4 वाला नहीं होगा ना, 1 2 3 तो है, 1 2 3 तो है। फिर इसके बाद ये बर्नौली स्टाइल का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे बर्नौली स्टाइल से कराते थे, और इसको 10th क्लास में भी कराया गया है क्वेश्चन नंबर 8 को, इसलिए मैंने इसको भी यहाँ रख दिया है ना। और एक क्वेश्चन का आंसर कई बुक में गलत है, वो भी मैंने सही कराया था, शायद वो क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने सही आंसर भी आपको मैसेज करा था। चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर, वो है मिसलेनियस ऑफ चैप्टर नंबर 13, और पेज एक बार निकाल लीजिएगा एनसीईआरटी का 582 है ना। करते हैं कंप्लीट, बहुत आसान है, फटाफट आप करते जाओगे, आंसर देते हैं ना। ए और बी दो इवेंट हैं, फाइंड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक ए, ये हमें वैल्यूज की निकालनी है। पहला पार्ट कह रहे हैं ए सबसेट है बी का, सबसेट का निशान आपको याद ही होगा 11th क्लास में, सबसेट का निशान है, ए बी का क्या है, सबसेट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए हमें निकाल लें। अगर आप यहाँ से देखेंगे आंसर क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका आंसर बनेगा। हाँ, अब ये तो फॉर्मूला है इसका, मगर ए बी का सबसेट है। अब जरा थोड़ा सोचना कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या बनेगा, हाँ बस आंसर आ गया। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कहूँ या बी इंटरसेक्शन ए कहूँ, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं एक तरीके से, अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और नीचे भी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये कट के आंसर क्या बन जाएगा हमारा 1, क्योंकि ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन भी क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो इसलिए आंसर इसका 1 बन गया। पहला पार्ट का आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट वो भी बहुत आसान है, अरे सेकंड पार्ट कह रहे हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना है 5। पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया है, पेज नंबर है 582, ए बी का सबसेट था, इसलिए मैंने ए इंटरसेक्शन बी को 8 कर दिया, और यहाँ ए जैसे लगाया आंसर 1 बन गया। दूसरे पार्ट का आंसर बताएंगे ना, ए इंटरसेक्शन बी 5 है, अरे कुछ एलिमेंट ही नहीं है कॉमन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 0, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो सीधी सी बात है 0 बटे कुछ भी कर दूं तो आंसर इसका 0 ही आने वाला है, क्योंकि पी एस आप कह रहे हैं वो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि नॉट डिफाइंड वाला केस तो है नहीं, यानी कि आंसर आ गया इसका 0 आ गया। सर मेरे को ना एक बायस थ्योरम में डाउट था। हाँ बताओ कौन से क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन बता देना, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। यस सर, जो भी कहोगे बता देंगे सब, है ना। पहले चलो ये स्टार्ट कर लेते हैं मेरा। एक कपल है 2 चिल्ड्रन, देखो 2 चिल्ड्रन के नाम से ही आपके सामने क्वेश्चन 7 में था। चलो वो भी डिस्कस करेंगे ना, वो तो पीछे एक्सरसाइज होगा ना, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। या तो बॉय बॉय होंगे, या क्या होंगी गर्ल गर्ल, या फिर बॉय गर्ल, या फिर गर्ल बॉय, 4 ही केस तो होंगे, 2 बच्चे होते ही, है ना, या फिर हमें तुरंत लॉजिक आ गया होगा। एक कपल है 2 चिल्ड्रन, अब आता है पहला केस। ध्यान रखना नीचे वाली चीज क्या होती है, गिवन दैट या नोन दैट कहते हैं, है ना। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ कंडीशन प्रोबेबिलिटी है ए बटे बी, और बी को कहते हैं नोन दैट या गिवन दैट। पहले बी के सैंपल स्पेस लिखो, नोन दैट में क्या है, एट लीस्ट 1 चिल्ड्रन इज मेल, कम से कम एक तो मेल होना ही चाहिए, तो एक तो कम से कम एक मेल होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, या तो बीजी होगा या जीबी होगा, या फिर क्या होगा बी और बी होगा, तो कम से कम एक तो लड़का होना ही चाहिए। तो ये हो गया गिवन दैट, है ना, ये हो गया गिवन दैट। अब इसमें ऊपर वाली कंडीशन को भी देखो क्या कह रहे हैं, है ना, क्या कह रहे हैं इसमें सर 1/3 हो गया। हाँ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी और वो चिल्ड्रंस आर मेल, यानी कि जो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो अल्टीमेटली इसका आंसर अगर सीधे लिखूं, क्या लिखूंगा ऊपर 1/4, और नीचे क्या लिखूंगा इसको 3/4, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो गई 3/4, वो तो क्लियर है। इंटरसेक्शन में क्या है, एक ही है, अरे 1/4 से 4 खत्म हो गया, तो आंसर क्या होगा इसका 1/3, ये आंसर होगा पहले वाले पार्ट का। सेकंड पार्ट बहुत आसान है, डिस्कस करेंगे। हो जाएगा, वो चिल्ड्रंस आर फीमेल, वो तो खैर बात की बात है, पहले नोन दैट देखते हैं। एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल, एल्डर मतलब पहली वाली, पहली वाली क्या होनी चाहिए फीमेल, यानी क्या होगा एक तरीके से जी जी, और यहाँ जी बी। तो नीचे की अगर बात करूं तो प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है 2/4। अब वो चिल्ड्रंस आर क्या करें इसमें
फीमेल, यानी कि वो ये वाली कंडीशन होगी है ना, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो 1/4, तो इसका आंसर क्या होगा फाइनली 1/2। इसलिए यहाँ देखेंगे आंसर सही है दोनों पार्ट के, 1/3 और 1/2। यस सर। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम टारगेट लेके चले पहले मिसलेनियस खत्म करने के, फिर आपके डाउट्स जो भी हैं वो लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं, 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन। तो एक काम कर दो, आसान करने के लिए परसेंटेज का लॉजिक है, परसेंटेज का लॉजिक हो तो मेन को क्या मान लो 100, और यहाँ पर वुमेन को भी क्या मान लो, यहाँ पर 100 मान लो। अच्छा ठीक ठीक, मैन और वुमेन परसेंटेज का लॉजिक तो क्या ले लो 100 100 ले लो। अगर टोटल कितने हो गए, आप देखेंगे टोटल कितने हो गए यहाँ पर 200 हो गए, है ना। चलिए इसको डिस्कस करते हैं क्या करें। सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। ए ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल एज्यूमिंग दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो क्वेश्चन थोड़ी सी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, पहले इसको समझ लेते हैं। अरे टोटल क्या माने हैं मैम इसको 200, और इक्वल नंबर की वजह से कितने हो गए, मैन भी हमने ले ली 100, वुमेन भी क्या ले ली हमने 100। अब बात आ रही है इसको करने की, है ना। 5% ऑफ मेन, अब बात आ रही है ग्रे हेयर की, है ना। यहाँ हम लेके चल रहे हैं ग्रे हेयर। 5% ऑफ मेन, यानी कि मेन की संख्या कितनी होगी ग्रे हेयर वालों की, इसमें 5 हो गए, है ना। और वुमेन में कितनी संख्या हो गई 0.25%, यानी 0.25 अपॉन कितना हो गया 100, है ना। 0.25% 100, और यहाँ पे भी कितना हो गया 100, और एक मिनट क्या कहते हैं हम, 0.25% ऑफ वुमेन 0.25% है अपॉन 100, और टोटल कितना 100 है। ये तो कुछ में लगता है मैं कुछ थोड़ा सा गलत सोच रहा हूँ, जल्दीबाजी में थोड़ा कुछ गलत कर रहा हूँ। मेन कितना हो गया 5%, यानी कि 5 आ गया, है ना। और हाँ, इसका आंसर क्या बनेगा हमारे पास ऑफ 100, यानी कि सर 0। आपने इंटू 100 क्यों करा है? मैं कह रहा हूँ एक मिनट थोड़ा सा आराम से। पहले देखो टोटल कितने 200 है, मैन 100 हो गए, वुमेन भी 100 हो गए इसमें, है ना। अब ग्रे हेयर वाले कितने लगे 5% ऑफ मैन, अरे मैन कितने हैं 100, तो उसका 5% ऑफ क्या निकाला मैंने 100, तो 5% का मतलब 5 कितना लोग हो गया होते हैं 5/100, 5 ऑफ का मतलब क्या हो गया 100, ये तो 5 में आ गया, है ना। हाँ सर उसका भी कोई करेंगे, है ना, इसका भी करेंगे। 0.25% ऑफ कितना हो गया 100, सर यानी कि 0.25%, है ना, परसेंट ऑफ 100, ऑफ का मतलब क्या हो गया इंटू 100, है ना। एक आराम से कर रहा हूँ जिससे कि समझने में नहीं, देखो भाई तुमने राउंड फिगर मान लिया 100 अब पता नहीं कितने हैं, है ना, वो तुमने सर सेम ही आएगा ना, क्योंकि 100 हो गए तो यानी कि 0.25 ही हो गया। 0.25 अपॉन 100, और यहाँ से क्या हो गया 100, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी 0.25। वुमेन कितनी ग्रे हेयर वाले कितनी हो गई 0.25। देखो 100 है नहीं, वो तो मैंने परसेंट की किसमें इजी करने के लिए कर लिया। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ अगर देखो अगर सपोज करो फ्रैक्शन में कोई दिक्कत है ना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा हल्का सा। टोटल को क्या मान लो x मान लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2, तो सच भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, फिर वो जनरल तरीके से करो, फिर 400 भी छोड़ो, है ना। अगर करना है, अगर सपोज करो पॉइंट में सही बात है, यहाँ वुमेन की संख्या क्या आ गई पॉइंट में आ गई, अब ये चीज थोड़ी कंफ्यूज कर रही है, लॉजिकली वैलिड नहीं लग रहा। अब लॉजिकली वैलिड नहीं लग रहा तो मैं एक काम करता हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर वो अनकंफर्टेबल मोड में चला जाएगा, 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा बेटर है इसको बिल्कुल लॉजिकली करते हैं, लॉजिकली कर लेते हैं। हमने यहाँ पर अब अपने तरीके से कर रहे हैं, टोटल को क्या मान लिया मैंने x मान लिया, तो मैन कितने हो गए, इक्वल नंबर होने की वजह से मैन कितने हो गए यहाँ पर सर हो गया x/2, सर, हम और सही कर रहे यहाँ हैं। पर हाँ नहीं, वो तो आंसर की दिक्कत नहीं थी मेरे को, आंसर की दिक्कत थी नहीं, आंसर तो मुझे पता है 100% सही आएगा, मगर मैं वो कंफ्यूजन नहीं चाहता पॉइंट का। आप उसको हम भी कहते हैं कि कभी भी पर्सन के आधा हो सकता है या पॉइंट हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने उसको हटाया थोड़ा
है ना। अब यहाँ पर 5% यानी कि 5/100 ऑफ कितना है x/2 यानी कि कितना हो गया 5x/200। ये कौन से हमारे पास, ये एक ग्रे हेयर वाले हैं, और ग्रे हेयर में भी कौन से मेन वाले हैं। यहाँ पर कितना है 0.25% यानी कि 0.25% यानी कि 0.25/100, और यहाँ से कितना है x/2, और यहाँ से पॉइंट हट के कितना आ जाएगा हमारे पास 100, 25 से कितना कट गया 4 बार, तो x बटे कितना हो गया एक तरीके से 800, है ना। ये हमारा हो गया ग्रे हेयर वुमेन की केस। सर अब ये कैसे कंफ्यूजन करा आपने 800 वाला? मैं कह रहा हूँ 0.25% है ना, 0.25% ऑफ कितना है x/2, यस यानी कि सर। एक तरीके से 0.25% परसेंट का मतलब क्या होगा 100, अच्छा और 1/4 ले कितना लिया हो गया आपने। x/2, और यहाँ से हट के लगा दिया 100, है ना, पॉइंट का निशान लगाया, यहाँ क्या कर दिया 100, 25 से कितना कट गया 4 बार, तो यस सर समझ गया समझ गया। ये ग्रेयर है मेन में, और ये कहते हैं ग्रेयर किसमें है वुमेन में है ना। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, है ना। ये कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अब ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड, और वो क्या हो मेल हो। तो पहले ग्रे हेयर वालों की प्रोबेबिलिटी निकालो, टोटल ग्रे हेयर वाले निकालो पहले, है ना। टोटल ग्रे हेयर वाले लोग कितने हैं, वो कितना है 5x/200 प्लस का कितना है x/800। टोटल ग्रे हेयर वाले लोग कितने हैं, तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 800, तो यहाँ से 4 × 20 यानी कि 20x प्लस का x, यानी कितना हो गया टोटल ग्रे हेयर वाले कितने हो गए 21x/800, है ना। टोटल ग्रे हेयर वाले, अब उसमें क्या हो मेल हो, तो पहले प्रोबेबिलिटी बात करते हैं ना, प्रोबेबिलिटी बात करते हैं A/B। बी क्या कह रहा है ग्रे हेयर, तो पहले ग्रे हेयर आने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी एक तरीके से 21x, और नीचे कितना हो गया 800, और ये तो था, और अपॉन में कितना होगा एक तरीके से 2x और होगा। ये तो ग्रे हेयर वाले लोग हैं, और टोटल क्या होगा एक तरीके से प्रोबेबिलिटी की बात करें ना, तो ग्रे हेयर होने वाली प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दिस बटे टोटल, अच्छा टोटल x लिया है तो गलत हो जाएगा x, बस में ही नहीं आई मेरी है। ये ग्रे हेयर वाले लोग हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी दिस बटे टोटल आउटकम। अब इनमें टोटल ग्रे हेयर वाले तो ये हैं, इसमें मेल कितने हैं, वो क्वेश्चन उससे समझ में नहीं आता है, मगर वो फिर वो पॉइंट की वजह से हल्का सा कंफ्यूजन हो गया था। तो ऊपर कितना होगा हमारे पास 5x/200, और अपॉन में भी क्या रहेगा x, ये वाला x से x क्या हो गया खत्म हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा 5x/200, और यहाँ से कितना हो जाएगा 21x, और यहाँ से कितना हो जाएगा 800, और x से x भी क्या हो जाएगा खत्म, तो 5 × कितना हो गया 800, यहाँ से कितना हो गया 200 × 21। हाँ एक बार आंसर चेक कर लीजिए, और फिर एक बार रिपीट कर देंगे उसको, है ना, हल्का रिपीट कर देंगे। हाँ ये कुछ समझ आया नहीं आया, ये आंसर सही है। हाँ ये देखेंगे सही आंसर सही है क्या इसका 20/21। यस सर। चलिए एक बार मैं इसको हल्का सा रिपीट करता हूँ, क्योंकि वो दो तरीके से करना पड़ा, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो उसको मैं एक बार हल्का सा शॉर्टर पहले बताओ किसको क्लियर हो गया ये, वैसे आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ नहीं, और स्नेहा और आरम में आपको किसको क्लियर है। यस सर क्लियर है। यस Clear सर है। क्लियर है। हाँ चलो एक विशेष को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, उसको मैं क्लियर कर दूंगा, पॉइंट की वजह से हटाना पड़ा मेरे को, ना वो तरीके ज्यादा बेटर था। वैसे टोटल को ले लिया x, तो मेल भी कितने हो गए, मतलब मेन भी कितने हो गए x/2, और वुमेन भी कितनी हो गई x, इक्वल नंबर है ना। अब 5% वाले कितने हैं ग्रे हेयर है, तो 5% ऑफ टोटल में 5% ऑफ x/2, अरे परसेंट का मतलब हटाने, परसेंट का निशान हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से डिवाइड, और परसेंटेज का निशान लाने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो 5% ऑफ मेन का मतलब टोटल मेन कितने हो गए ये ग्रे हेयर वाले, 0.25% ऑफ वुमेन, उसकी वैल्यू कितनी आ गई x/800 सॉल्व किया है। अब ग्रे हेयर वाले लोग कितने हैं दिस प्लस दिस, ये टोटल ग्रे हेयर वाले लोग हो गए 81x/800। क्लियर है, टोटल को ऐड कर दिया ग्रे हेयर वाले में। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B, अब कह रहे हैं ग्रे हेयर वाला सेलेक्ट तो किया गया,
उसमें वो मेल हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। तो पहले देखो टोटल ग्रे हेयर वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। टोटल ग्रे हेयर वाले कितने, ये हैं 81x और 21x अपॉन 800। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, अरे फेवरेबल अपॉन टोटल, तो ये ग्रे हेयर वालों की प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक तरीके से, ठीक है। इसमें मेल कितने हैं, ग्रे हेयर वालों में मेल कितने हैं, वो ये हैं। तो ऊपर कितना आएगा, मेल ग्रे हेयर वाला और जो मेल भी हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5x अपॉन 200, और नीचे कितना होगा x, क्योंकि ये तो फेवरेबल है, ये टोटल में चला गया बाई x। मैं कह रहा हूं कि अगर ग्रे हेयर वाले लोग सपोज करो 20 हैं और टोटल लोग कितने हैं 100 हैं, और मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रे हेयर क्या होगी, 20/100। अरे ग्रे हेयर वाले ये हैं, टोटल तो x हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल बटे टोटल आउटकम। ये x क्या हो गया, खत्म हो गया। तो फिर x ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 800 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करके 20/21। ये तरीके से खत्म होते हैं। मालूम कैसे खत्म होते हैं, अल्टीमेटली ये दोनों मल्टीप्लाई एक साथ होंगे, ये दोनों एक साथ होंगे। अच्छा हाँ ठीक है। तो ये 4 बनेगा यहाँ, और ये 4 ऊपर जाएगा, मतलब है ना, लॉजिकली खत्म करो। ऐसे जल्दीबाजी में खत्म करोगे तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। और 800 को 4 करके खत्म नहीं कर सकते ना। नहीं ऐसे देखो, मैं कह रहा हूँ खत्म कर तो सकते हैं कई बार, और वो कंफ्यूज करेगा आपको, क्योंकि फर्स्ट का मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 के संग, 2 का मल्टीप्लाई किसका होगा, 3 के संग। तो 800 ऊपर जाएगा, और 800 से 200 कटेगा तो 4 बनेगा एक तरीके से, क्लियर है। यही डायरेक्ट काटोगे तो मतलब कंफ्यूजन हो सकता है वो थोड़ा सा, है ना। तो बेटर ये है, हाँ ऐसा करना मत, रिस्क करना, बहुत बड़ी गलती कर जाओगे कहीं ना कहीं, है ना। तो पहले तो क्या, सपोज इस x को हटा दो। अब ये सोचो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये कितना है, फोर्थ है। फर्स्ट और फोर्थ मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 800 ऊपर जाएगा, 200 नीचे जाएगा। 200 से 800 करके 4 बना दिया, और 4 को ऊपर ले गए, बात तो वही आ गई, चीज वही है। और थोड़े रिस्क है उसमें ना, जल्दीबाजी में गलती ना कर जाओ आपने, इसलिए थोड़ा रिस्क ना लें। चल बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हटा हुआ था, तो यहाँ देखेंगे कौन सा क्वेश्चन करना था मैं, दाना सर क्वेश्चन नंबर 8 करा है उसका, है ना। 8 वाला भी वैसे प्रॉपर इसका लॉजिक यहाँ बर्नौली स्टाइल से ही कराया जाता है, और ये क्वेश्चन हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं, तो आ सकता है क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर, अब देखो किस किस को याद है जरा, क्वेश्चन नंबर 8, और ध्यान रखना ये क्वेश्चन को करा रहा हूँ मैं 10th क्लास के अकॉर्डिंग, 10th क्लास में क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम आता है मतलब इस तरीके से। पहले बताओ, एक तो नॉर्मल ईयर होता है ना, एक होता है नॉर्मल ईयर और एक होता है हमारा लीप ईयर। हाँ, नॉर्मल ईयर में कितने डे होते हैं, 365। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। नॉर्मल ईयर में होते हैं हमारे 365 दिन, और यहाँ होते हैं 366 दिन। इसका जो लॉजिक बनता है वो क्या बनता है, 52 वीक प्लस 1 डे। कैलकुलेट करोगे 52 into 7 + 1। और लीप ईयर में क्या लॉजिक बनता है, अरे 52 वीक होंगे और प्लस का क्या होंगे यहाँ पर 2 डेज और एक्स्ट्रा बनते हैं, है ना। अब क्या कह रहे हैं, लीप ईयर है यानी कि नीचे वाला केस है, और उसमें भी क्या हो 53 ट्यूसडे। भाई 52 वीक हैं तो 52 ट्यूसडे तो आने ही आने हैं, है ना, बातें खत्म। 52 ट्यूसडे तो आने ही आने हैं। 53 आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है ना। अब कैसे करते हैं कि 52 वीक्स तो आने की 52 की बातें खत्म हो गई। अब 2 दिन जो बचे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो संडे और मंडे हो सकते हैं। कहीं से स्टार्टिंग करो, आपकी मर्जी है, या फिर क्या हो सकते हैं मंडे और ट्यूसडे, या फिर क्या होंगे ट्यूसडे और वेडनेसडे, या फिर वेडनेसडे और क्या होंगे थर्सडे, या फिर क्या होंगे हमारे थर्सडे और फ्राइडे, या फिर क्या होंगे फ्राइडे और सैटरडे। और एक पॉसिबिलिटी और है ना, वो क्या हो गई, या तो फिर क्या होंगे वो सैटरडे और संडे, और संडे मंडे तो ऊपर आ गया। यानी कि जो 2 दिन है तो इनमें ये पॉसिबिलिटी है। अरे 52 ट्यूसडे तो श्योर इवेंट है, वो तो आने आने, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी। यानी कि केवल लॉजिक है ये 2 डेज जो और बचे हैं, उसमें ट्यूसडे देखो कितनी बार है, 2 बार, है ना। तो फेवरेबल कितना हो गया 2, और नीचे कितना हो गया 7। आंसर इसका हो गया हमारा 2 कि by 7। दोनों दिन मतलब आपस में, अच्छा वो एक ही साथ आएंगे ना दिन, हाँ इसीलिए। हाँ, अब ये मत कर देना कि संडे के बाद ट्यूसडे आ जाएगा, है ना। तो आपकी बात शायद क्लियर होगी मेरी बात, कि संडे के यस बाद सीधे मंडे ही आएगा। भाई या तो वीक जो हमारा वो सैटरडे पे खत्म हुआ तो आगे के 2 दिन क्या होंगे, संडे मंडे होंगे,
अगर वो संडे पे खत्म एक हुआ बार तो सर आगे 2 वापस दिन। ला सकते हो स्टार्टिंग से? हाँ पहले बताओ, पहले ये रियल लॉजिक तो याद है कि नहीं, पहले ये सारा देखो 10th क्लास का लॉजिक है, याद है कि नहीं? ये सही है, तो याद है। अब 52 वीक है तो 52 ट्यूसडे तो होंगे ही होंगे, इसकी तो यस बात ही सर। खत्म हो गई। अब यस बाकी सर। बचे 2 दिन। अब 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, ये 2 दिन की मैंने पॉसिबिलिटी लिखी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो अगले 2 दिन संडे मंडे होंगे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। अरे बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब इसमें देखो ट्यूसडे कितनी बार है, सर 2 52 बार। आई गई है ना, और टोटल कितने ऑप्शन है, ये 7 हैं। 7। इसलिए जो 53 ट्यूसडे होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 बन जाती है। तो सर ये फाइनल आंसर है? बस ये आंसर है। मैं क्यों 10 के तरीके से कराते हैं, या फिर बर्नौली स्टाइल से होता है, वो फिर हट गई है तो उस तरह से आने का मतलब भी नहीं है ना। बर्नौली स्टाइल का लॉजिक अलग होता है, उस तरह से अब इस क्वेश्चन को हम नहीं कराते हैं। ये आंसर है 2/7, देखेंगे तो इतने सर ये आंसर है। बर्नौली से ज्यादा आसान पड़ता है जो? वो यस अलग ही कंसेप्ट सर। होता है, उसका कंसेप्ट ही अलग है। उसमें तो एन सी एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स इंटू पी की पावर x, इस तरह से चलता है ना, उसका कंसेप्ट ही अलग होता है। मतलब आप फॉर्मूला ही इससे बड़ा अजीब सा फेमिलियर लग नहीं रहा है। है। फॉर्मूला ये अजीब सा है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस, ये सब बताया जाता था। और जब हट गया है तो इसलिए हम उसके फिर हम लॉजिक पे ज्यादा नहीं जा रहे हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कौन सा करना था मैं? सर क्वेश्चन 11। नंबर 11 है ना। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब जरा आपको पहचानना ये क्वेश्चन किस कैटेगरी का है ना। जो आपने पढ़ा है कंडीशन सराउंडिंग है, 2 हफ्ते का 2/7। मैं कह रहा हाँ, वो सर अगर 52 ये का कंफर्म हो गई है ना। अब अगले जो 2 दिन है उसकी ये पॉसिबिलिटी हुई नहीं हुई। टोटल आउटकम कितने थे, ये 7 थे। और जिसमें ट्यूसडे कितनी बार है, नहीं अगले 2 दिन की पॉसिबिलिटी क्या है भाई, या तो संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे। अब इस तरह से 2 दिन आने की क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा मैंने संडे और यहाँ लिखा मैंने मंडे, 2 दिन ये जो पॉसिबिलिटी है। तो एक या तो ये होगा, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होगा, या तीसरा ऑप्शन ये होगा, या चौथा ये होगा, पांचवा होगा, छठा ये होगा, सातवां ऑप्शन होगा। अगले 2 दिन होने की ये तो 7 ऑप्शन है ना। और इसमें ट्यूसडे कितनी बार है, 2 बार है, यानी कि 2 आउटकम ऐसे हैं जिसमें ट्यूसडे आ रहा है। तो बस 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 बस। और सर हाँ अगर जी, ये नॉन लीप ईयर होता तो इसमें 1/7 हो जाता। बिल्कुल सही, नॉन लीप ईयर का आंसर 1/7 ही होता है ना, बिल्कुल सही आंसर। हाँ जी, अब देखिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आप कह रहे थे 11। और देखो पहचान नहीं रहा कौन सी कैटेगरी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप समझ जाओगे थोड़ा सा अगर ध्यान देते हो मेरी बात को। मैं कहा कंडीशन प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उस पर मीन वगैरह निकालना, तो इतना ही सारा हमने लॉजिकली डिस्कस किया है। ये कह रहे मैन्युफैक्चर है 3 मशीन ए बी सी, ये ए ले लिया और बी। सर इसमें तो इन अ गेम वाला क्वेश्चन ही है। अच्छा पेज चेंज हो गया मेरा, हाँ, ध्यान नहीं रहा मैंने, पेज चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ ध्यान नहीं रहा, पेज चेंज हो गया, मैं इसको हटा रहा है ना। क्वेश्चन वहां इसी का शायद आंसर मैं समझता हूँ मैंने शायद लिखा था है ना, इसका आंसर उस बुक में गलत भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, पेज नंबर है 583। इन्हें गेम, अच्छा क्वेश्चन है, समझना बहुत अच्छे से है ना, लॉजिक वाइज थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मान के सकते। इस चैप्टर की प्रोबेबिलिटी इम्प्रॉपर फॉर्म जा सकती है? इम्प्रॉपर फॉर्म नहीं, प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी मतलब न्यूमरेटर कभी बड़ा नहीं होगा है ना, हमेशा 0। वो प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं होगा ना, वो आंसर किसका होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन का आंसर है वो है ना, वो आंसर मीन का है, प्रोबेबिलिटी का आंसर नेगेटिव में नहीं होगा, वो एक्सपेक्टेशन उसका आंसर हो सकता है। उसका आंसर तो जैसे हमने कहा आता है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी कि क्या निकलवा रहे हैं हमसे, EX निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा PI और XI, यानी कि इसी से पता चल गया ये क्वेश्चन किसका बन गया। हाँ ये कौन सा लॉजिक बन गया, ये बेस थ्योरम नहीं, सिग्मा PI XI से आता है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में है ना। यहाँ क्या लिखते हैं हम, XI लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं हम, PI लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं हम, PI XI, और इसका जो सम होता है वही तो एक्सपेक्टेशन ऑफ X होता है ना। तो यानी क्वेश्चन किसका बन गया, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का बन गया। बेस थ्योरम तो होता है, रूम जैसे डार्क है, इसमें से भी लाल निकल सकती है, इसमें से भी लाल निकल सकती है, अब लाल तो निकली वो इस वाले बैक्स में से निकली हो, वो बेस थ्योरम का कंसेप्ट होता है।
अब मैं आपके साथ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जरा सोच के बताना है ना। ये कह रहे ए गेम ए मैन विन ए रुपीज फॉर ए 6। अगर 6 आएगा तो वो 1 रुपया क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। और फॉर अदर नंबर, यानी कि एक तरीके से अदर का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 कोई भी आएगा, है ना। फॉर अदर नंबर व्हेन ए फेयर डाई इज थ्रोन लॉस ए रुपी, यानी क्या हो जाएगा -1, यानी 1 रुपया वो हार जाएगा अदर नंबर आने पर। 6 आने पर 1 रुपया जीतेगा, बाकी अदर आने पर वो 1 रुपया हार जाएगा। ए मैन विन ए रुपीज फॉर ए 6 एंड लॉस ए रुपी फॉर एनी अदर नंबर व्हेन ए फेयर डाई इज थ्रोन। चलो क्लियर है। ए मैन डिसाइडेड टू थ्रो ए डाई थ्राइस, यानी कितनी बार फेंक रहा है उसको वो, थ्राइस, यानी कि 3 बार उस डाइस को फेंक रहा है। बट टू क्विट, और जाना है ना, एक कंडीशन भी है, बट टू क्विट एज व्हेन ही गेट ए 6, यानी कि जैसे ही वो जीतेगा गेम को वो क्विट भी कर देगा, है ना। और एक्सपेक्टेड नहीं, मेन तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझाना है, बाकी तो आप समझ जाओगे, है ना। अब क्या हुआ कि उसने गेम को शुरू किया और वो 1 रुपया जीत, यानी कि 6 आ गया, 1 रुपया उसने जीत लिया। तो 1 रुपया जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 आया, यानी कि 1/6। पहली बात क्लियर है, पहली बार जीत गया, गेम कैसे ओवर है। सर, कैसे मतलब हम कैसे चलो assume दोबारा करेंगे? दोबारा समझे ना, कि मैंने गेम स्टार्ट किया और सपोज करो पहली बार में ही मेरा 6 आ गया, तो मैंने क्या करा, ओके सर। 1 रुपया जीत लिया, है ना। 1 रुपया जीत लिया तो एक्स आई जो वैल्यू है उसका ना +1 रुपये उसने जीता। और +1 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6 आया हुआ, तभी तो उसने क्या हो गया, उसकी 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/6। बात क्लियर है, और गेम क्विट हो गया। मगर कितनी बार मैक्सिमम खेल सकता है वो, 3 बार खेलेगा मैक्सिमम। अब सपोज करो पहली बार उसका 6 नहीं आया, तो यानी कि 6 नहीं आया तो उसने 1 रुपये हारा, और फिर उसने दोबारा सपोज करो जीत गया, वो सारी पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा, यानी कि एक तरीके से उसके पास कुछ नहीं मिला, उसको 0 हो गया, यानी कि 1 रुपया जीता भी और 1 रुपये वो हार भी गया। पहले वो हार गया, फिर वो जीत गया 1 रुपया, यानी कि अल्टीमेटली उसके पास 0 ही रहे। अब हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/6, और फिर वो जीता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6, क्योंकि अदर नंबर कहाँ हो गया, 5/6, और यानी कि एक तरीके से क्या हो गया इसका आंसर, 5/36। ठीक, तो 1 बार खेला या 2 बार खेला, अब वो तीसरी बार खेल रहा है ना, यानी कि एक तरीके से वो 2 बार हारा, 2 बार हारा, यानी कितना हो गया, -2, और फिर वो 1 बार जीत गया, तीसरी बार चल रहा है ना, तब भी क्या होगा, 1 रुपये वो लॉस में ही रहा, -1। मगर वो पहले 2 बार हारा, यानी कितना हो गया, 5/6, और फिर 5/6, और फिर वो 1 बार जीत गया, यानी कि क्या हो गया, 25/216। हाँ, कुछ बुक में जो गलत आंसर दे रखा है वो ये है, सही आंसर जो मैंने लेकर रख दिया, बाकी बुक में सही हो गया है वो आंसर। अरे ये भी तो हो सकता है ये 3 बार हार गया हो, गेम जैसे ही जीतेगा वो क्विट कर देगा गेम को, है ना। अब वो 3 बार हार गया हो, तो यानी कि 3 बार हारने के बाद क्या होगा, -1 -1 -1, यानी कि एक तरीके से वो 3 रुपये हार गया, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 5/6 का होल क्यूब, या 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6। अब क्वेश्चन लॉजिक वाइज खत्म है यहाँ पर, अब तो कैलकुलेशन करनी है, वो फटाफट कर लेंगे। पहले कुछ पूछना तो नहीं है भाई, आ रहा है आपको, कुछ पूछना तो नहीं है, यहाँ सर तक एक बार क्लियर है। सर +1 का समझ आ गया, एक बार 0 का क्या कैसे किया? भाई 0 का मतलब वो पहले वो हारा -1 रुपये, यस फिर वो सर। जीत गया, यानी कि अल्टीमेटली उसके पास का रहा कुछ भी नहीं रहा, एक वो पहले वो 1 रुपया हार चुका है, फिर उसने 1 रुपया जीत भी लिया, तो अल्टीमेटली तो उसके पास 0 ही रुपए रहे ना। यस सर, तो सर तो उसकी यानी प्रोबेबिलिटी हमने क्या करा, मतलब 5/6 पहले इंटू 5/6 आ 1/6 गया? इंटू 1/6, यानी क्या हो गया, 5/36 हो गया। अच्छा। या वो 2 बार हारा फिर जीत गया, अरे 2 बार हारा तो -2 +1 -1 हो गया, अरे 3 बार भी तो हार सकता है, मगर जैसे ही यस सर, जीतेगा यस सर। और 3 से ज्यादा खेलेगा नहीं वो, है ना। मैक्सिमम कितनी बार खेलेगा उसे, 3 बार खेलेगा। अच्छा, मतलब दिमाग वाला क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे आंसर कितना हो गया, 1/6, ये क्या हो गया, 0। हाँ, और ये जो पीआई में वैल्यू जो देते हैं, प्रोबेबिलिटी, ये तो कंडीशन भी होती है, बस उसके अकॉर्डिंग, है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब तो फॉर्मेलिटी है, अरे PI XI निकालूंगा, इसका सम क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। तो जब इतना करा है तो एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, -25, और नीचे कितना हो गया, 216, और यहाँ से क्या हो गया, -3, 5 का क्यूब कितना हो गया, 125, और नीचे कितना हो गया, 216, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 और यहाँ से कितना हो गया 216। सिग्मा पी आई एक्स आई ही हमारा मीन कहलाता है। हाँ, कुछ भी मीन का आंसर कुछ भी हो सकता है ना। मीन का आंसर नेगेटिव में अगर ज्यादा है तो नेगेटिव में चला जाएगा मीन। तो इसका आंसर क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी कि 1/6 माइनस 25/216 माइनस 375/216। अब थोड़ी सी फॉर्मेलिटी आप करोगे तो यहाँ से कितना हो गया 36 माइनस 25 और माइनस 375। देखेंगे कितना आंसर आ सकता है सॉल्व करने पर। ये तो कितना हो गया 11 हो गया, ये तो 11 बनेगा। और एक तरीके से 11 और माइनस का कितना हो जाएगा 375, 5 में से 4, 7 में से 6 माइनस 364 बाय है ना। तो माइनस का 216। कितना हो गया 364 और नीचे कितना हो गया 216। और देखो जो आंसर लिखा था मैंने वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ये चीज है हमारी यस 4 से सर, दोनों कट डिवाइड हो होके रही है। 91/54 आ रहा है। माइनस 91 बाई कितना आ रहा है 54। और ये आंसर शायद मैंने लिखा भी था, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्या मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था सोचने के हिसाब से। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वैसे तो इसमें कई सारे पार्ट हैं मगर इसका सिर्फ लॉजिकली लिख के मैं छोड़ूंगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझने में दिक्कत देगा, है ना। मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी है। थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं कि आज हमारा खत्म ही हो जाए ना। काफी मतलब जिनसे हम सोच रहे हैं जल्दी से खत्म हो पर कुछ ना कुछ थोड़ा काम बच ही रहता है। आज हमारा टारगेट है खत्म होना चाहिए, 20-25 मिनट हमारे पास है तो खत्म कर लेंगे इसे, है ना। बॉक्स देखो मैं बना नहीं रहा, सबको दे रखा है ना। बॉक्स ए है, इसमें रेड कलर की कितनी है, एक है, यहाँ देख सकते हो रेड एक है, व्हाइट 6 है, ब्लैक 3 है। बॉक्स बी है, रेड, समझ लो कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, कौन सा लॉजिक लग रहा है ये आपको। सर बेस थ्योरम। ये सौरम ए भी और 3-4 बॉक्स बना लिए। ये बॉक्स क्या है ए, बॉक्स क्या है बी, ये सी और यहाँ डी। हाँ जी देखिए, वन बॉक्स इज हैज बीन सेलेक्टेड एट रैंडम एंड सिंगल मार्बल इसमें से निकाली गई है। और वो हमें क्या मिली, जो मार्बल मिली हमें क्या मिली, वो रेड कलर की मिली। वो ए वाले बॉक्स में से निकाली गई हो, इसकी प्रॉपर्टी हमें निकालनी है। अब थोड़ा सा मेरे को लिखना पड़ेगा, नहीं तो एकदम समझ नहीं आएगा। वैसे क्वेश्चन है बहुत आसान। हाँ जी बताएंगे ना, ए वाले बॉक्स में कितनी कितनी मार्बल है, एक रेड कलर की है, 6 व्हाइट कलर की हैं और 3 हमारी ब्लैक कलर की हैं। और बॉक्स बी है उसमें 6 हमारी रेड कलर की हैं, 2 हमारी व्हाइट कलर की हैं और 2 ही हमारी ब्लैक कलर की हैं। फिर हमारी 8 जो हैं वो रेड कलर की हैं, एक हमारी व्हाइट कलर की है और एक हमारी ब्लैक कलर की है। फिर हमारी 0 रेड कलर की हैं, 6 हमारी व्हाइट कलर की हैं और 4 हमारी ब्लैक कलर की हैं। अब है ना, और सर इसमें 1/4 पहले into 1/10 पहले upon 1। देखो, पहले क्या लिखते हैं इसमें हम, प्रॉपर्टी ऑफ इवन। 4 बॉक्स हैं, कोई कंडीशन नहीं है। 1/4, ये भी E2 1/4, E3 भी 1/4 और E4 भी 1/4। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओब्लिक इवन। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/10, 6 3 और 1 10। चेक करना कहीं जरा सी भी गलती लगे तो। प्रॉपर्टी ऑफ रेड ओब्लिक E2, तो इसमें क्या हो गई 6 और यहाँ से कितनी हो गई 6 और 2 8 और 2 10। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 8/10 और रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0/10, है ना। अब रेड तो निकली, वो कौन से निकली हो, ए वाले बॉक्स में से सर निकली हो हो गया वैसे, 1/15। है ना। तो फेवरेबल में ये चला जाएगा, है ना, इवन इंटू r/इवन। मैं सीधे करना हूँ 1/4 इंटू 1/10। नीचे कितना हो जाएगा सारा सम 1/4 इंटू 1/10 प्लस 1/4 इंटू 6/10 प्लस 1/4 इंटू 8/10। बाकी तो 0 है, उसके लिखने की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब जरा गलती से देखना कि 40 एलसीएम आगे क्या हो जाएगा खत्म। तो ऊपर तो क्या बन गया सिर्फ 1, नीचे क्या हो गया 1 प्लस 6 प्लस का 8, है ना। 8 से 14 और 1 15 है। लिखना आंसर 1/15 ही है क्या। यस सर। चलिए बिल्कुल सही आंसर है, चेक कर लिया इन्होंने, आंसर चेक कर लिया है, बिल्कुल सही आंसर है ना। और इसमें से पूछ रहे हो, अरे ऊपर चेंज हो जाएगा नीचे ही रहने वाला है। चलिए क्लियर है सभी को, आरा वो क्लियर है आपको वो विशेष। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13, है ना। बस कुछ क्वेश्चन और रहते हैं हमारे, आज हमारा टारगेट है खत्म ही किया है। तो फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम लेते रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। फिर जरा सोचिएगा कि किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, मतलब किस वाले लॉजिक से ये क्वेश्चन बेस करता है। Assuming that chance of patient being a heart attack is 40%, हार्ट अटैक आने की चांसेस कितनी है? 40%. It is also assumed that a meditation and yoga course reduce the risk of heart attack by 30% and prescription of certain drugs, यानी कि एलोपैथी की कोई दवाई ली जाती है तो उसके द्वारा रिड्यूस हो जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब रिड्यूस होने की चांसेस हैं 25%. लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, शायद एकदम ना समझ में आए, मैं इसको समझाऊंगा फिगर से तो ज्यादा समझ में आएगा. At a time, patient can choose any of the two option with equal probability. यानी क्वेश्चन किसका बन गया ये? बेस हॉर्म का. पहला केस है मेडिटेशन एंड योगा, है ना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं योगा की, और दूसरे केस में बात कर रहे हैं ड्रग. सर लेकिन इसमें हम हार्ट अटैक और नॉन हार्ट अटैक वालों की नहीं बात करेंगे क्योंकि 40% प्रोबेबिलिटी ऑफ है वो वाली. E1, यानी कि दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी कितनी है? 1/2 है ना. तो जो जल्दी सी समझ आ रही थी वो मैंने लिख दी, बाकी अब सर थोड़ा इसमें और हम इसको- हार्ट अटैक और नॉन हार्ट अटैक अब वाली इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो उस पर भी आएंगे, 40%. उस पर भी आएंगे, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक ओब्लिक E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट अटैक ओब्लिक E2. पहले तो यहाँ तक डिस्कस कर लेते हैं. अरे दो कोर्स हैं और कोई भी कोर्स आदमी चूज कर सकता है, यानी कि दो में से एक कोर्स को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2, और इनका सम भी 1 है. यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी ही नहीं, है ना. अब हम क्वेश्चन पे आते हैं. अब जरा लैंग्वेज को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा. हार्ट अटैक कितने लोगों को हुआ है? 40% लोगों को हार्ट अटैक आने की, है ना. एज्यूम दैट चांसेस ऑफ पेशेंट बीइंग ए हार्ट अटैक, यानी कि 40% लोगों को हार्ट अटैक एक तरीके से प्रॉब्लम हो रही है. मगर अगर वो मेडिटेशन एंड योगा करता है तो रिड्यूस क्या हो जाती है? 30% रिड्यूस हो जाती है. यहाँ पर हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 70%. 30% रिड्यूस हो गया. 70% ऑफ कितना है? 40%. 40%. अब यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है कितनी? 25%, है ना. यहाँ पे रिड्यूस कितनी है? 25%. यहाँ पे कितना हो गया? एक तरीके से 75% ऑफ 40%. 40% लोगों को हार्ट अटैक हुआ और यहाँ रिड्यूस कितना हो गया? 30%. तो 70% ऑफ 40, और यहाँ रिड्यूस हो गया कितना? 25%. सर लेकिन हमें कैसे 75% पता ऑफ, चला कि हमें दो ही बॉक्स बनाने हैं योगा और मतलब ड्रग के? नहीं वो तो साफ कह रहे हैं ना, देखो साफ कह रहा है, या तो वो मेडिटेशन एंड योगा करेगा या फिर वो क्या लेगा? सर्टेन प्रेस्क्रिप्शन लेगा, होम्योपैथिक या कोई और थर्ड यूनानी जो भी मेडिसिन चलती है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है ना. ये पूछ रहे हैं कि दो बॉक्स ही क्यों बनाए, तो केवल दो ही केस डिस्कस किए गए, या तो नहीं meditation मतलब योगा सर मैं ये कह रही थी इसमें हम वो भी तो ले सकते थे कि एक हार्ट अटैक वाला और एक नॉन हार्ट अटैक वाला, उसके अंदर फिर हम वो योगा और नहीं नहीं, ड्रग देखो वाला. देखो 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 साफ कह रहा है. पहले तो दो केस हैं, या तो ये वाला केस है या ये वाला केस है ना. फिर भी हार्ट अटैक हो रहा है, यानी कि योगा और मेडिटेशन करने के बाद भी हार्ट अटैक हो रहा है, यानी कि फिर भी 70% हार्ट अटैक होने की चांसेस फिर भी हैं कि वो रिड्यूस हो जाता है 30%, है ना. थोड़ा देखो लैंग्वेज पे जाना पड़ेगा इसके डीप में हल्का सा. अब ड्रग्स यानी कि दवाई लेने के बाद यानी कि आपको हार्ट अटैक होगा ही नहीं भाई, रिड्यूस केवल हो गई 25%, रिड्यूस हो गई रिस्क, यानी अब 75% चांसेस हैं हार्ट अटैक, है ना. और हार्ट अटैक सबको थोड़ी हो रहा है. हार्ट अटैक भी कितना हो रहा है? 40% लोगों को हो रहा है, यानी कि पेशेंट को चांस है ना 40%. हाँ, मतलब यानी कि टोटल जो हार्ट अटैक, देखो है ना क्या कह रहा है. एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ ए पेशेंट बीइंग ए हार्ट अटैक इज 40%, यानी कि एक तरीके से किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी चांसेस क्या है? 40%, है ना. 40% चांसेस है हार्ट अटैक होने को, वैसे तो 40% है, और यहाँ रिस्क क्या हो गई? मतलब एक तरीके से 70% हो गई. जब उसको 40, मतलब पूरा 100% नहीं है, अब उसके रिड्यूस हो गई रिस्क हमारी कितनी? 70%. यहाँ रिड्यूस कितनी हो गई हमारी? 25% रिड्यूस हो गई. तो यहाँ पर हम लेंगे हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी? 70% ऑफ ओके सर 40%. समझ में आ गया. तो लैंग्वेज हल्की सी कॉम्प्लिकेटेड मान सकते हैं, मगर शायद समझ में आ जाएगा, है ना. अब हार्ट अटैक तो फिर भी हुआ दोनों केस में, कौन सा ऑप्शन चूज किया हो उसने? मेडिटेशन एंड योगा. एक ही चीज है मेडिटेशन योगा, ये दो अलग केस नहीं है. यानी कि उसने ये वाला केस चूज किया हो तो यानी कि क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बटे H, यानी क्या लिखेंगे इसको हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, और यहाँ से H बटे E1, और नीचे सारा आ जाएगा हमारा टोटल सम आ जाएगा. आप जानते हो तो इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं. 1/2, अरे 70% का मतलब कितना हो गया? 70/100 ऑफ यहाँ पे कितना हो गया? 40/100. यहाँ से कितना हो गया? 1/2.
70/100 of 40/100 plus 1/2 75/100 ऑफ यहाँ पे कितना है 40/100। तो डिनोमिनेटर में ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहा, तो डिनोमिनेटर सेम होके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। यानी कि ऊपर देखो 2 जीरो नहीं 1 जीरो कटेगा सीधे, है ना। यार बेटर 40 को काटूंगा ना सीधे। 70 × 40 यहाँ से कितना हो गया 70 × 40 प्लस 75 × 40 40 से 40 40 से 40 खत्म। यानी कि ऊपर कितना हो गया 70 और 70 प्लस 75 कितना हो गया 5 और 7 दूनी 14 145। देखेंगे यार आंसर इसका यार 5 से कट रहा है 5 एकम 5 6 7 24 है ना। कितना हो गया 14 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 10 यानी कि 5 नहीं पता 14/29। बिल्कुल सही आंसर है ना। तो हल्का सा दोबारा समझना, तो दो ऑप्शन है उसके पास, दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है 1/2 1/2 है ना। और हार्ट अटैक क्या हो रहा है 40% की चांसेस है हार्ट अटैक होने की। अगर मेडिटेशन योगा से 30% रिड्यूस हो जाता है, यहाँ 70% चांसेस हैं, यहाँ उसके 75% चांसेस है, क्योंकि यहाँ 25% रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए 75% है हार्ट अटैक होने की। चलिए देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हल्का सा लैंग्वेज, और अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा 14, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल बना रखी है। क्वेश्चन नंबर 14 मगर आप डिटरमाइन करके आ चुके हो, तो देखो कितना आप जानते हो, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा कि एक एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, हाँ सेकंड ऑर्डर का मतलब कितना हो गया 2y। डिटरमिनेंट हमेशा क्या होती है हमारी स्क्वायर फॉर्मेट में होती है, 2/2 के फॉर्मेट में है डिटरमिनेंट। पहले बताओ अगर 2/2 के फॉर्मेट में है तो कितने एलिमेंट रहे होंगे इसके अंदर 4। 4 है ना, एलिमेंट रहे होंगे इसके अंदर 4। अब पढ़ लेते हैं क्या क्या कर रहे हैं। अब एलिमेंट में जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं यानी कि जो इसके नंबर हैं वो क्या है, सिर्फ 0 और 1 ही पॉसिबल है ना। आइदर क्या होंगे 0 या फिर 1। What is the probability that the value of determinant is positive? चलिए खैर अब दोनों नंबर की सेम पॉसिबिलिटी है, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। मैं इसको हटा रहा हूं। पहले जरा ये सोचो कि टोटल डिटरमिनेंट कितनी बनेंगी। कुछ याद आ रहा है, एक क्वेश्चन था एमसीक्यू टोटल डिटरमिनेंट। हाँ तो 2 यानी एलिमेंट कितने हैं 2 की पावर नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं 4, यानी कि कितनी डिफरेंट डिटरमिनेंट बन सकती है हमारी 16 2 की पावर n। बिल्कुल सही है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं टोटल। अब बात आ रही है कि इसमें जो डिटरमिनेंट है कितनी क्या होंगी हमारी पॉजिटिव होंगी ना 0 को पॉजिटिव में कंसीडर नहीं किया जाता है ना, 0 पॉजिटिव नहीं होता, 0 न्यूट्रल होता है। अब जरा मेरी बात थोड़ा समझना, लिखना मत जरा भी, लिखोगे नहीं समझ में आएगा कुछ भी है ना, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और एंट्री केवल क्या है 0 और 1 पॉसिबल है। यहाँ पर मैंने 1 और 1 ले लिया, यहाँ पर भी 1 और 1 ले लिया, और यहाँ पर भी 1 और 1 ले लिया। क्वेश्चन है, हाँ बोलो। अगर 0 और 1 है तो जरूरी है ना कि किसी में 0 हो, सिर्फ 1 बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ भी हो सकता है, सारे 0 हो सकते हैं, सारे 1 हो सकते हैं। ये भी तो 16 डिटरमिनेंट बननी है डिफरेंट, उस 16 में सारी काउंट हो जाती है ना। अब समझना पॉजिटिव में क्या हो 0 काउंट नहीं होता, या तो पॉजिटिव केस में क्या है ना, मैं अपनी आप को जस्टिफाई भी करूंगा। पहले मेरे को याद है तो मैंने थोड़ा सा जल्दी लिख दिया 1 1 1 1 1 1 लिख दिए है ना। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, दोनों 0 हो जाए, या 1 और 0 हो जाए, या फिर 0 और 1 हो जाए। यही 3 ऐसी हैं जो पॉजिटिव बनाएंगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1। तो मैं आंसर लिख देता हूँ फिर आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो फेवरेट में कितनी चली गई 3, टोटल में कितनी हो गई 16। देखेंगे आंसर 3/16 है इसका क्या। यस सर। अब देखो एक पहले तो एक बात क्लियर है कि 2 पॉसिबिलिटी हैं, 0 1 कुछ भी हो सकता है, 0 1 कहीं भी हो सकता है। पहले थोड़ा समझ में आ गया। अब पॉजिटिव मैंने ये कंसीडर किया, अब इसके अलावा समझना कि कैसे। अब आप ये कह सकते हो अरे सारे जगह 1 भी तो हो सकते हैं, हमारा इसका आंसर 0 हो जाएगा, ये पॉजिटिव नहीं है। सर पर अगर हम हो गए करें सारे कह लो 0 हो गया तो भी आंसर पॉजिटिव नहीं है। अरे कहीं भी ले लो 1 यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 0 कुछ भी ले लो, ये भी आंसर क्या होगा 0 हो गया। अरे केवल 1 1 यहाँ पर होंगे तो ही आंसर पॉजिटिव होगा, और यहाँ भी एक 0 होना भी कंपलसरी है। तो या तो दोनों 0 होंगे या एक 0 होगा, तभी आंसर पॉजिटिव आएगा। यानी कि केवल जो 3 डिटरमिनेंट ऐसी हैं जो पॉजिटिव बनाएंगी, बाकी सब ये पॉजिटिव नहीं बनाएंगे।
इसलिए इसका आंसर होगा 3/16। अब स्नेहा कुछ कह रहे थे, अब आप मतलब डिस्कस कर सकते हैं ना, कुछ भी पूछना है। सर अगर 0 0 लेंगे तो भी नहीं होगा ना, जैसे 1 1 की जगह 0 0 लिया है और देखो ये दोनों दूसरी साइड में एक तो 1 बताते जाओ, 1 1 की जगह 0, चलो 0 0 ले लिया, फिर और फिर 1 1। 1 1, ये तो बिल्कुल, ये देखो नेगेटिव चला गया, ये तो न्यूट्रल की छोड़ो, ये नेगेटिव में चला जाएगा, है ना। कि इसका आंसर क्या हुआ 0 ओके -1, सर। ये तो नेगेटिव में चला जाएगा, है ना। केवल ये 3 में पॉजिटिव आता है, बाकी सब में आंसर या तो 0 या नेगेटिव आता है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट का पॉजिटिव होना कंपलसरी है। क्या, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। और मैं थोड़ा सा टाइम की कंडीशन को देखते हुए पहले वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो लॉजिक वाइज थोड़ा सा अलग है, यूनिक है और इम्पोर्टेंट भी है ना। फिर जो बच्चे क्वेश्चन है वो भी सारे डिस्कस करेंगे आपके संग, जिससे कि हमारा लॉजिक वाइज और जो मेरे मेन टारगेट था कि हमारा काम खत्म हुआ आज मेन, है ना। क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी वाइज बच्चे हैं। मैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है और इसको थोड़ा अच्छे से समझाना भी पड़ता है। बाकी तो बस एक फॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन देंगे, वैल्यू लगाते हो आंसर आपका चला जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 जरा समझना अच्छे से, पहले इसको ले रहा हूँ, थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। मैं इसकी फिगर बना रहा हूँ, फिर आपके संग डिस्कस करेंगे। ये हमारा बैग 1 है, इसमें लेंगे इसको काफी घुमाया गया है ना। यहाँ बैग 2 है। बैग 1 में कितनी है हमारे पास, 3 रेड हैं और 4 हमारे पास कितनी है ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 2 में हमारे पास कितनी है, यहाँ 4 रेड हैं और 5 हमारे पास कितनी है ब्लैक बॉल्स हैं। ये सब कुछ दे रखा है, मैं लैंग्वेज को कॉपी कर रहा हूँ बस, है ना। अब समझना यहाँ से लैंग्वेज जो शुरू होती है मेन, इसमें से एक बॉल इसमें से इस बैग में ट्रांसफर कर दी गई, है ना। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड, फिर उसमें से एक बॉल निकाली गई सेकंड वाले में से, और जो बॉल निकाली वो हमें किस कलर की मिली, रेड कलर की मिली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। लैंग्वेज को काफी इन्होंने घुमा दिया, है ना। अब मैं एक एक करके आपको लिख रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। हाँ, पहले बताओ विशेष कि निकली तो इसमें से है और ट्रांसफर पहले इसमें से की गई है, तो ट्रांसफर करने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक बार ट्रांसफर सर की गई या तो 3/7 होगा या E1 और 4/7। यहाँ से E2। E1 मैंने क्या करा है, यहाँ पर रेड ट्रांसफर हुई, या फिर क्या ट्रांसफर हो सकती है, ब्लैक ट्रांसफर, तो ही बदले कलर और फिर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो रेड ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 3/7, ब्लैक ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि E2 कितनी हो गई 4/7। पहले बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है, आरब कुछ पूछना तो नहीं है। ये क्या है, एक बॉल स्पेसिस में ट्रांसफर की गई है उसकी प्रोबेबिलिटी, यस सर। ठीक है। अब ट्रांसफर हो गई, फिर इसमें से क्या निकली है, रेड निकली है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओब्लिक E1। अब समझ में आ रहा है ट्रांसफर भी कौन सी हुई थी, रेड। अब रेड कितनी हो गई होंगी उसके अंदर 5, और इसमें से निकली भी रेड है, तो क्या हो गई आंसर 5/10 हो गई, टोटल भी तो बढ़ गई होगी, यस सर। ठीक है। अब ट्रांसफर्ड कौन सी हुई है, ब्लैक, और निकली उसमें से तो 4/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओब्लिक E2 तो कितना हो गया 4/10, क्योंकि अब ये ब्लैक शेयर हो गई होंगी, हाँ ब्लैक की शेयर हो गई होंगी, टोटल तो 10 होंगे, फिर भी बात क्लियर है। अब निकली तो दोनों रेड हैं, ट्रांसफर्ड बॉल इज, क्या पूछा है इसमें से, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। अरे ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, यानी कि ये वाला क्या चला गया, फेवरेबल में चला गया, यानी कि एक तरीके से इसको उल्टा कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या कर देते हैं E2/R। अरे रेड तो निकला बट E2 वाला केस हो, यानी कि ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक वाला केस हो, यानी कि ऊपर कितना हो जाएगा 4/7, 4/10, नीचे सबका सम करना होता है, आगे पीछे कर तो कोई फर्क नहीं पड़ता सम करने में। 3/7 यहाँ से 5/10 प्लस 4/7 और यहाँ से 4/10, और देखो 70 खत्म हो गया, तो 4 4 जा कितना हो गया 16, एक हो गया 16 और एक कितना हो जाएगा 15, आंसर कितना होगा हमारा 16 और नीचे कितना हो गया 31। देखेंगे स्नेहा यही आंसर है क्या 16/31। यस सर। चलिए विशेष क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, रिपीट होता है क्वेश्चन, मगर थोड़ा सा नहीं कर रखा तो शायद इतना जल्दी नहीं सोच पाते ना, टाइम भी लगता
समझ में आ गया होगा। और अब कुछ पूछना तो नहीं है इसमें आपको? 4/10 क्यों No, किया, sir. है ना? ट्रांसफर्ड बॉल कौन सी है? ब्लैक। अब ब्लैक कितनी हो गई इसके अंदर? 6। टोटल कितनी हो गई? 10 मगर निकली इसमें तो रेड ही है। तो 4/10 तो खुद ही उठा दिया आपने, है ना? सोचना पड़ता है इसमें, थोड़ा सा लॉजिकली, है ना? ट्रांसफर्ड बॉल एक है, अरे ट्रांसफर्ड या तो रेड की गई है, ट्रांसफर्ड बॉल ब्लैक की गई है ना। अब देखिए इसमें कह रहा था लॉजिक वाइज हमारा लगभग सब खत्म ही होता है, फिर भी हम क्वेश्चन सारे करेंगे, है ना। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, है ना? इसको हटा दो मैं यहाँ से, है ना। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 50 लिख रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा बस आपको पुरानी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। जो आप बेसिक कंसेप्ट पढ़ चुके हो सेट्स वगैरह के, तो हर चीज की जरूरत पड़ जाती है कहीं ना कहीं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम, इसकी क्या जरूरत है, सब पड़ती है जरूरत कहीं ना कहीं। मैं पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल, अरे ए डैश लिख, तो कोई दिक्कत तो नहीं। ए फेल का मतलब ए डैश, है ना। यहाँ पे कितना है? 0.2 प्रोबेबिलिटी। अच्छा लैंग्वेज को 50, मगर लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाई गई है इसमें भी, मैं बेटर है लिख ही देता हूँ, नहीं तो आपको फिर मतलब मुझे आपको दोनों को कंफ्यूजन हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स यहाँ कितना है? 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल एलोन ये कितनी है? 0.1। अब ये एलोन जो है ना, ये कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल, ए एंड बी फेल कितना है? 0.15। अब जो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल ओब्लिक बी हैज फेल्ड, यानी कि बी मतलब एक तरीके से गिवन में है बी हैज फेल्ड। चलिए पहले पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। हाँ यार सोचना यार, है ना। सर इसमें हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी 0.15 अब अपॉन देखो ए को मतलब सीधे तो ए फेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करें? ए डैश से रिप्रेजेंट करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितनी है? 0.2। अब यस ये एलोन का चक्कर है यहाँ पे नहीं लिख सकता बी सर, डैश, है इसकी ना। इंटरसेक्शन से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल एंड बी फेल, है ना, दोनों ही फेल हो गए, तो ए डैश एंड मतलब इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.15। ठीक है, हाँ ये कुछ याद आ रहा है? डी सर आप मॉर्गन लॉ इसमें होता है डैश क्यों प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो? ऑफ ए डैश मतलब फेल होने के लिए, उसका उल्टा आ गया ना, उल्टा लॉजिक डैश है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए यूनियन बी डैश क्या हो गया? 0.15। अरे बात है ना, डी मॉर्गन लॉ यही तो होता है, ए डैश यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, है ना। डैश का फेल होने की बात कर रहा है ना। आप बात करते हैं एक एक करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल यानी कि एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछ रहा है ए डैश और नीचे क्या पूछ रहा है? बी डैश। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा एक तरीके से? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बन जाएगी? बी डैश। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यानी कि दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी तो दे रखी है 0.15, मगर दिक्कत आ गई नीचे, अरे बी फेल की नहीं दे रखी, बी फेल एलोन दे रखी है। अब मैं इसको आपको डायग्राम से समझाता हूँ तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये एलोन सर वाला जो केस ए होता है। एंड बी है वो इंटरसेक्शन हो गया, तो ए इंटरसेक्शन वो बी हो तो उसमें माइनस कर देंगे। नहीं अब तो मैं पर लॉजिकली समझा रहा हूँ, फिर जरा उसके जाएंगे, आपकी बातें सुनेंगे कि ये एलोन का केस होता है, ये पूरा बी होता है, ये एलोन वाला केस होता है। यानी कि एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल एलोन, अरे एलोन का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी फेल। ये बात था, जल्दी समझ में आएगी और जल्दी लॉजिकली समझ में आएगी। एलोन की कभी निकालनी हो तो पूरे में से इंटरसेक्शन को क्या कर दो? माइनस कर दो। एलोन का मतलब ये तो होता है सिर्फ ये वाला केस बी ओनली। और मैं कहूँ इसको बी है, ये कौन सा केस है? बी ओनली वाला केस है। बी ओनली का मतलब टोटल में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, तो बी फेल एलोन का मतलब बी फेल में से इंटरसेक्शन वालों को माइनस कर दो। अब मेरे को किसकी जरूरत है? इसकी जरूरत है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश की जरूरत है। बी फेल एलोन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर? 0.15। बी फेल यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और ए फेल एंड बी फेल उसकी प्रोबेबिलिटी फिर दे रखी है 0.15। इधर आके ऐड क्या हो गया? 0.15 प्लस 0.15 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल, यानी कितना हो गया?
0 पॉइंट यहाँ से कितना हो गया 30, यानी कि बी फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखूंगा 30 पॉइंट से पॉइंट खत्म होगा, आंसर होगा इसका 1/2। एक बार पहले चेक करना आंसर यही है क्या 1/2। यस सर, 0.5 हाँ। है। बिल्कुल घुमा के देते हैं, घुमा के देते हैं, है ना। ध्यान रखना ए फेल मतलब ए के लिए हम सिंपल केस ले रहे हैं, तो ए फेल का मतलब ए का उल्टा, तो ए डैश। बी फेल, मगर बी फेल में जो एलोन जो लगा दिया ना वो कंफ्यूज कर रहा है। किसी के अकेले की निकालनी हो तो टोटल में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, तो बी फेल एलोन का मतलब बी फेल में से इंटरसेक्शन वाले को माइनस कर दो, यानी कि ए एंड बी फेल वालों को माइनस कर दो, तो उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल निकल आई और मैंने उसको डिवाइड करके आंसर निकाला। हाँ, आप कुछ पूछना चाहते हो डिस्कस करें। ए फेल मतलब ए डैश। बिल्कुल सही, मतलब डैश को मतलब उल्टा से रिप्रेजेंट कर दो ना भाई, उसको उल्टा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। बी फेल मतलब बी डैश, इंटरसेक्शन नहीं होगा पूरा बी माइनस। देखो एलोन का मतलब पहले तो ध्यान से समझना, एलोन का मतलब होता है ये पूरा बी है और ये क्या है एलोन वाला के, हाँ इंटरसेक्शन उठाते हैं, सिंपल सा लॉजिक समझ लो, अगर एलोन निकालना है तो इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल एलोन का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल में से इंटरसेक्शन वालों को माइनस कर दो। ये फॉर्मूला बना दिया मैंने उस लॉजिक से। हाँ जी, कुछ पूछना है इसमें क्या भी है ना, कोई कंफ्यूजन है क्या किसी चीज को, तो वो क्लियर हो सकता है यहाँ से। मैं समझता हूँ यहाँ से बात बहुत क्लियर हो गई होगी कि बी फेल एलोन, अरे एलोन का मतलब टोटल में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, और सीधी सी बात। बी फेल निकालना तो 1 माइनस 3 नहीं होता, हम्म, तो मैं कंफ्यूज नहीं हुई क्या ना, यहाँ पर समझना, यहाँ एलोन की बात आ रही है ना, यहाँ बात आ रही है एलोन की। अगर आप मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल कितनी आ गई हमारे पास 0.30, और मैं कहता हूँ कि फेल ना होने की प्रोबेबिलिटी, अरे ये जो आंसर होगा ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का आंसर क्या होगा 1 होगा, इन दोनों का संबंध होगा, एलोन का हम थोड़ी बन होगा कोई, एलोन का मतलब सिर्फ ये वाला केस होता है ना, तो एलोन का मतलब टोटल में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दो, बस लॉजिक यहाँ रखो, फिर तुम फॉर्मूला अपने आप बना लोगे कि बी फेल एलोन का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल में से इंटरसेक्शन के वाले को माइनस कर दो बस। चलो इसको रिवाइज करना, फिर कोई दिक्कत आएगी तो फिर डिस्कस कर लेंगे। कुछ चीजें क्या होती है ना, कुछ चीजें एक बार में ही थोड़ी इतनी क्लियर नहीं होती, तो एक दो बार में करने से समझ में आ जाती है ना। अब मैं देखियो थोड़ा एक दो पार्ट और ले लेता हूँ, है ना, और ये हमारा सब खत्म ही है ना, तो फिर भी है ना, कोई भी दिक्कत है तो उसको फिर हम दोबारा रिवीजन में ले लेंगे, और उसके पहले सोचना कि किस टाइप की प्रॉब्लम आपको ज्यादा आ रही है। यहाँ से कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए इज इक्वल टू 1, अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जरा देखो ये क्वेश्चन अपने आप कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, सर ए फिर सबसेट होगा, बी ए इज द सी। सबसेट ऑफ ए, और सी क्या है बी इज इक्वल टू 5, और डी ऑप्शन है ए इज इक्वल टू 5। भाई सीधी सी बात है, यहाँ से क्या हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। अब मेरा खुद ही सोचना कि ये वाली 1 कब बनेगी, जब ए इंटरसेक्शन भी क्या बन जाएगा ए इंटरसेक्शन तभी तो होगा, और ए इंटरसेक्शन भी ए कब बनेगा, जब ए इंटरसेक्शन भी ए कब बनेगा, है ना, जब जब ए बी का सबसेट होगा, यानी कौन सा केस होगा ये वाला, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तभी तो इंटरसेक्शन भी ए बनेगा, और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं तो इंटरसेक्शन भी बी बनता, फिर तो इसका आंसर क्या होगा ए वाला पार्ट। क्लियर है मेरी बात ये? यस सर। चलिए और थोड़ा सा देखते हैं, चलो 19 ले लेता हूँ सर 18 वाला करा दीजिए, 19 वाला। नहीं चलो 19 वाला पहले एक बार फटाफट लिखता हूँ, फिर 18 वाला भी लिखेंगे ना। यहाँ से कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए एंड बी, मतलब क्या हो गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना है पी ए, अरे देखो पी ए से पी ए क्या हो गया खत्म। अब आप देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है बराबर क्या बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अरे बी को नीचे ले जाओ तो ये क्या बन गया एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अरे ये क्या बन गया एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी, उसी का तो फॉर्मूला है, तो यानी कि कौन सा आंसर आ गया इसका बी वाला पार्ट है ना, ये इसका बी वाला पार्ट है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ ही हमारा सिलेबस आज कंप्लीट होता है, हमारा है ना, फिर डाउट्स हैं जो भी आपकी चीजें रह गई हैं वो सारी चलती रहेंगी, लगातार उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो हैं सैंपल पेपर्स हैं वो सब चीजें चलती रहेंगी है ना।
लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी। यहाँ से कह रहे हैं हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी, और यहाँ पे कह रहे हैं ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। ए वाला ऑप्शन कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर बी ऑप्शन कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लेस देन, यहाँ पे कह रहे हैं पी ए इंटू पी बी, है ना। फिर सी ऑप्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और फिर यहाँ पर डी ऑप्शन कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक भी नहीं है, मुझे एकदम याद भी नहीं आ रहा इसका आंसर देता हूँ तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, है ना। सर इसका आंसर सी आ गया मेरा। आंसर आप कह रहे हो सी कह रहे हैं, और सी आंसर ये क्या? यस सर ये। कल ये कह रहे हैं ये सी आंसर है ना, ये कह रहे हैं सी आंसर है। सर वो खोल के बी नीचे आ जाएगा, मतलब ए वाला, और वो देखो ये चीज तो ये तो गिवन थी ना क्वेश्चन में, बी है सी वाला पार्ट है सी क्वेश्चन पार्ट। में 18 सी। चलो ये कह रहे हैं श्रेयांक का आ गया है, ये चीज तो गिवन थी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी और ग्रेटर देन कितना है ये, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे इसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ग्रेटर देन कितना हो जाएगा यहाँ से पी ए, और राइट हैंड साइड में पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं, है ना, क्योंकि यहाँ पर अच्छा बी बटे ए की बात कर रहे हैं ना, बी बटे ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन कितना हो जाएगा यहाँ से पी ए इंटू पी बी, है ना। तो देखो ऑप्शन पहले कट करो जरा, ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो, है ना। और यहाँ अब बात करें, देखो यहाँ सारा बी बटे ए है, यानी कि नीचे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखेंगे इसे, ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या आ जाएगा पी ए, और ग्रेटर देन कितना हो जाएगा पी बी। तो हाँ इक्वल वाला भी हट गया, है ना, इक्वल वाला भी हट गया। अब अरे ये एक तरीके से क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए ही तो है, तो ग्रेटर देन कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि बी बटे ए को खोलेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बी इंटरसेक्शन बी कह दूं या बी इंटरसेक्शन ए कह दूं, एक ही बात होती है। यानी कि ऑप्शन का हमारा आ गया सी वाला पार्ट आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं सर, यहाँ आ रहा कोई कंफ्यूजन नहीं इस क्वेश्चन में? नो सर। सर इसमें से मेरे को मतलब इसी पीछे वर्कशीट से डाउट है एक। कौन सी वाली एक? अच्छा शुरू भी कह रहे थे, कौन पेज बताओ जरा, कौन से कह रहे हैं? यस सर, एक सेकंड सर। फोर्थ वाली वर्कशीट में पेज नंबर 570। एक बार आरब का भी कोई क्वेश्चन था, हाँ पहले एक बार आरब का ले लेते हैं, प्रॉपर्टी खोली रखी है। आरब बताएंगे कौन सा पेज को आप कह रहे थे, बर्नौली स्टाइल कौन सा क्वेश्चन कहते हैं आप? सर वो बायस थ्योरम का था सर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ना जी, क्वेश्चन नंबर 7 के, अच्छा ये 7, ये तो खैर इजी है, फटाफट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आप कह रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7 इंश्योरेंस वाला कह रहे हो ना? यस सर। देखिए ये स्कूटर ड्राइवर है ना, यहाँ लिख दिया मैंने स्कूटर ड्राइवर। फिर अच्छा पहले बताओ किस तरह की दिक्कत थी, लॉजिक वाइज या आंसर में दिक्कत थी? नहीं सर, लॉजिकली भी थोड़ा सा लग रहा कार था। ड्राइवर, है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर सिर्फ लॉजिक में दिक्कत है तो मैं लॉजिक यहाँ लिख देता हूँ, बाकी कैलकुलेशन तो आप स्टार्टिंग में तो मैंने करा कि तीनों की 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000 और टोटल कितने हैं ड्राइवर हमारे 6 और 10 और 2 12,000, यहाँ से कितना है 12,000। पहले कार ड्राइवर को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी E2 जो होगी, है ना, E2 कार ड्राइवर कितने हैं हमारे पास 4,000 और अपॉन में कितना हो जाएगा 12,000। पहले बताओ ये समझ आ रही है नहीं आ रही मेरी, E1 E2 E3? यस सर। ट्रक ड्राइवर कितने हैं 6,000, यहाँ से कितना हो गया 6,000 और टोटल कितना हो गया 12,000। अब बात आ रही है एक्सीडेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे E1, इसमें एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.01,
यहाँ पर हम एक्सीडेंट की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ठीक है सर, समझ गया समझ गया। तो कर लोगे सिंपल, है ना। यस चलिए स्नेहा आप बताएंगे कौन सा क्वेश्चन है। सर एक एग्जाम्पल 29 में डाउट है। नहीं पेज बताओ पहले तो जरा। सर पेज नंबर 568। 568 हूँ मेरा 568 एग्जाम्पल नंबर 29 एग्जाम्पल 29। एग्जाम्पल नंबर 29। हाँ ये आ रहा बता दो इसे, क्लियर है ना। E1 E2 E3 और यस सर, एक्सीडेंट तो समझ हुआ गया समझ गया। है ना, उसका उल्टा कर देना है ना। चलिए एक क्वेश्चन इनका ले रहे हैं हम। ये कह रहे हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 29 पेज नंबर है 568। ये कह रहे हैं दो कार्ड निकाले गए सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट हमेशा फॉर्मूला किसका इस्तेमाल करें, कॉम्बिनेशन का। दो कार्ड निकाले गए हैं 52 कार्ड्स। अच्छा इधर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सो यहाँ पर सर एक्स इसमें हम हाई। ऐसे नहीं कर सकते कि दो ही निकाले हैं तो एक में तो 4/52 हो जाएंगे और दूसरे में 3/51। एक मिनट पूरा पढ़ लेता हूँ जरा, है ना। विदाउट रिप्लेसमेंट है कि कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम। पहली बात तो ये ध्यान है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट हमेशा, वरना अरेंजमेंट के बारे में भी सोचना पड़ता है, वो फिर आपको अननेसेसरी परेशानी करेगा, है ना। अब बात कर रहे हैं कि दो कार्ड निकाले गए हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट two cards are drawn successively from find the mean and variance of the अच्छा नंबर ऑफ किंग्स है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ किंग्स की। कार्ड निकालेंगे कितने, दो, है ना। या तो 0 किंग आएगा या 1 किंग आएगा या 2 किंग आएगा। पहली बात क्लियर है कि नहीं मेरी। 0 1 2 किसके लिए लिखे हैं मैंने, 0 किंग सर 1 लेकिन किंग और अगर 2 दो किंग। कार्ड ही उठाए हैं तो फिर उसमें ऐसे इसमें लिखा ही है कि नंबर ऑफ किंग्स आएंगे तो फिर वो तो दो ही आएंगे ना। नहीं पहले बताओ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसके लिए बनवा रहे हैं, नंबर ऑफ किंग्स के लिए बनवा रहे हैं, है ना। दो कार्ड निकाले गए हैं, अब किंग्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो बनेगी ना, टोटल सम बनाना है। और सिर्फ दो किंग वाले लेंगे तो ये वाले केस हम जब तो होंगे सर नहीं तो मतलब केवल हमें हम इसमें ये नहीं बताया कि जो निकला है वो किंग है, मतलब इसमें हमें ये मतलब प्रोबेबिलिटी के थ्रू में ही करना है कि किंग की क्या किंग तो है, मगर ये है नंबर ऑफ किंग। देखो साफ कह रहे हैं ना, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ किंग्स। अब ये सोचो दो कार्ड जब निकले हैं तो नंबर ऑफ किंग्स की क्या पॉसिबिलिटी है। तो या तो कोई किंग नहीं निकलेगा, सारे का अदर कार्ड निकला है दोनों ही, या एक किंग निकला है या दोनों किंग निकला है। मैं नहीं समझता इसमें कोई खास दिक्कत होनी चाहिए मेरे। ओके सर। अब मैं सिर्फ थोड़ा लिख के छोड़ देता हूँ, बाकी तो सॉल्व कर ही लोगे। अरे 0 किंग है, यानी कि 52 कार्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड करो। एक तो क्या ले लो 48 और ले लो 4, किंग है ही नहीं, तो सीधी सी बात है कितना होगा 48C2 बटे 52C2। तो किंग सर ये तो एक ही है। जीरो ही हो गया ना प्रोबेबिलिटी भी। हाँ वो तो मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हुई, मतलब मल्टीप्लाई करके जीरो, है ना। यस प्रोबेबिलिटी सर। तो इसकी आ रही है 188/221। टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 भी होना चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, मतलब इसका जो मल्टीप्लाई है वो जीरो के साथ है, वो सही कह रहे हो। अब एक किंग है, सीधी बात है कार्ड तो दो निकले हैं ना, तो एक किंग है इसका मतलब कितना हो गया 4C1, और दूसरे में क्या होगा 48C1/52C2। बात है किंग तो एक ही है ना, दूसरा अदर कार्ड होगा, यानी कि 4C1 थोड़ा छोटा लिखा है, समझ आ रहा होगा शायद। 4C1 इंटू 48C1/52C2। अब दोनों ही किंग हैं, दोनों ही किंग हैं तो यानी कितना हो गया 4C2/52C2। या फिर मैं इसको 48C0 लिख भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि NC0 की वैल्यू 1 होती है। बात थोड़ी समझ में आ रही है मेरी या नहीं लॉजिकली। यस सर समझ में आ अब तो गया। कट कर दोगे, अब तो फॉर्मेलिटी है ना, मीन निकालने का मतलब। यस सर। सर चलिए है एक ना, और में डाउट है। बताओ कौन सा है। सर एग्जाम्पल नंबर 25 पेज नंबर 561। 561 और एग्जाम्पल नंबर कह रहे हो आप 25। यस सर। चलिए तो लास्ट में जो है उन लोग वाला कह रहे हो ना। चलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 25 को लिखता हूँ, है ना। यहाँ आप कह रहे हो एग्जाम्पल नंबर 25 पेज नंबर है 561। ये कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, यानी कि पेयर ऑफ डाइस भी। अच्छा ये तो बर्नौली स्टाइल का क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। एक मिनट, नो डबलेट, 1 डबलेट,
जैसे करते तो उसको बर्नौली स्टाइल से हैं, मगर चलो एक बार सोचते हैं क्या कहना चाहते हैं ये। प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने हैं नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3, यानी कि जो 3 पेयर को थ्रो किया गया है ना, 3 पेयर के यहाँ पर लेके चलेंगे xi और यहाँ लेके चलेंगे हम pi। अब यहाँ कह रहे हैं नंबर ऑफ डबलेट, तो सीधी सी बात है, यहाँ तो नंबर ऑफ डबलेट नहीं है, 0 बार है या 1 बार है या 2 बार है या 3 बार है, 3 बार ही टॉस किया गया है। पहली बात समझ आ गई, 0 1 2 3 किसके लिए है ना, 0 1 2 3 यानी कि ये डबलेट के लिए। यस सर, डबलेट का मतलब एक ही नंबर आ रहे हैं। डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 Yes, इसको डबलेट कहते हैं। अब सोचो कि नो डबलेट है ही नहीं, तो डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 30/36। ये बात क्लियर है, 30/36, क्योंकि 6/36 होती है डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी। अरे Yes, 6 sir. यानी कि अल्टीमेटली सॉल्व करने पे क्या हो गया, 4 से 5 से काटा और सर ये 4 से 10/12 हो जाएगा तो फिर हाँ 10/12 यानी कि क्या हो जाएगा 5/6 5/6। है ना। और यानी कि ये भी केस कितना हो गया 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, क्योंकि लगातार 3 बार है, तीनों बार में डबलेट कोई नहीं आया, तो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 पहला आंसर मैच कर गया हमारा, सही है। अब एक नहीं ना समय दिख रहा हूँ, आंसर में दिख रहा हूँ, Yes, sir. वो टेबल दिख रहा हूँ, आंसर सही है ना। 125 बटे कितना है 216, मतलब मैच कर गया है ना। अब आता है डबलेट एक बार है, तो डबलेट एक बार है और 2 बार डबलेट नहीं है, एन लगा दो, नहीं है। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6/36, और डबलेट ना आने की प्रोबेबिलिटी हम ऊपर ही निकाल चुके हैं 30/36 और यहाँ 30/36, मगर ध्यान रखना और सर ये कि 3 टाइम्स 3 रोटेबल है। टाइम्स घूमेगा, यानी कि Yes. ऊपर, हाँ अब दिखाई पड़ रहा है मेरे को है ना, बिल्कुल सही आंसर है ये। अब तो थोड़ा समझ आ गई मेरी, कर लोगे इसे कंप्लीट से नहीं, Yes, sir, हो जाएगा। बस यही लॉजिक है ना। और सिग्मा पी आई एक्स आई इसका मीन निकल आएगा, और टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, देखो वो नीचे दिखा भी रहा है, सब 1 है, यानी कि सही डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है बिल्कुल हमारी, है ना। ओके सर, थैंक यू चलिए सर। ओके वेलकम जी, हो गया जी खत्म। चलो इसको हटाओ है ना। अब अपने आप भी विशेष है ना रिवाइज करो, और कहीं मैं कह रहा हूँ जैसे बार बार मैं अपना भी एक्सपीरियंस दूँ अपना है, हम भी कोई चीज जब नई चीज सीखते हैं ना, तो किसी के पढ़ाने से थोड़ा लॉजिक क्लियर हो जाता है, बाकी असली दिक्कत तो जब आती है जब खुद करना शुरू करते हैं उसको, है ना, तब लगता है अबे यार ये तो उनने तो फटाफट लिख के खत्म करा दिया है, तो ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है इतना हम सोच रहे थे।